हेलो बच्चा लोग। मैं हूं ऋत्विक बागरेचा एंड IIT जे एजुकेटर एट अनअकैडमी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही काम की और फायदे की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। वो है अनअकैडमी कॉम्बेट के बारे में। तो बच्चों, अनअकैडमी कॉम्बेट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर IIT जे एस्पिरेंट्स और ये हर संडे सुबह 11 बजे होता है। तो जनरली जैसे हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है टेस्ट के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में, भाई हम कोई टेस्ट इसलिए देते हैं पर्सनली ताकि हम अपने आप को जज कर सके वेयर डू वी स्टैंड, राइट। हमारी क्या तैयारी है, हमारा क्या लेवल है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। बट अगर आपको कोई कहे कि यार आपका एडिशनल कुछ फायदा होगा अगर आप ये टेस्ट दोगे, तो एनीवे आपको टेस्ट देना था और आपको एडिशनल फायदा भी है, तो व्हाई नॉट, व्हाई यू विल नॉट गिव इट, राइट। आपको लगेगा कि यार अगर मैं कुछ फायदा उठा सकता हूँ तो मैं उसका फायदा उठाऊं। तो वही चीज है, अगर आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स में आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप टॉप 3 में नहीं भी आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इफ यू आर देयर इन द 150 रैंकर्स, टॉप 150 रैंकर्स, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है किसी ना किसी वे में। नॉट 100% बट इट विल हेल्प यू इन अ ग्रेट वे। काफी सारे पैसे बच जाएंगे हमारे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी टेस्ट को देते हैं तो जनरली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम अपने आप को जज कर पाए। बट अगर हमें कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गिविंग दिस टेस्ट एवरी टाइम, तो आपको एक रैंकिंग पता चलेगी इतने सारे बच्चों में, लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग की वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। और ये बहुत ही चैलेंजिंग टेस्ट इसलिए भी बन जाता है कि ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में आपको करने होते हैं। 21 क्वेश्चंस विल बी देयर जो आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। 4 करोड़ वर्थ स्कॉलरशिप्स इस टेस्ट के थ्रू बच्चों को दी जाती है, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम जो टारगेट है वो अगले साल है या अगले से अगले साल या इवन मे बी इसी साल आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो सबके लिए ये कॉन्टेस्ट जो है वो सेपरेट रहता है। इट इज नॉट मिक्सड अप। तो आप अगर 11th में हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं यार इसमें तो पूरा सिलेबस आएगा। अगर आप 12th में हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज जो कॉन्टेस्ट है वो सबके लिए सेपरेट है, सारी कैटेगरीज के लिए सेपरेट है कि नहीं। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली कौन सा एग्जाम मतलब IIT जी, बट कौन से ईयर में टारगेट कर रहे हो, इस साल या अगले साल या उससे अगले साल, ठीक है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आपको इस टेस्ट में एनरोल होना है तो आपको ऋत्विक 10 कोड यूज करना होगा और आप इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्री में एनरोल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इन केस यू बाय अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन डू यूज दिस कोड ऋत्विक 10 फॉर एडिशनल 10% ऑफ बच्चा लोग। तो मैं आपके सामने कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेके आया हूं जो अन अकेडमी कॉम्बेट में अभी तक पूछे गए। जैसे टारगेट 2023 के लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे कॉम्बेट एग्जाम में जो 2 मई को हुआ था, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करूंगा और 3-4 क्वेश्चन आपके लिए और सॉल्व करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्बेट में पूछे जाते हैं। इफ y is equals to sin cube x, if y is equals to sin cube x minus 3 sin square x dy by dx at x equals to pi by 3, तो हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर हमें y ये दे रखा है, dy by dx हमें निकालना है at x equals to pi by 3, तो हम क्या कर सकते हैं, dy by dx फॉर द गिवन y, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो sin क्यूब x, इसको मैं डिफरेंशिएट करके लिख सकता हूं 3 sin स्क्वायर x, जस्ट लाइक जैसे मैं x क्यूब का करता हूं तो 3x स्क्वायर, सिमिलरली 3 sin स्क्वायर x। बट ये x नहीं था तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sin x के डिफरेंशिएशन से, यानी कि cos x माइनस 3 sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sec x इनटू sec x tan x, क्योंकि sec x tan x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 sec x इंटू sec x tan x, तो बेसिकली ये है हमारा डिफरेंशिएशन। अब क्या हम इसमें x की वैल्यू पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री एंगल डाल सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कितना हमें आंसर मिल रहा है इसका। 3
साइन 60 डिग्री का स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2 माइनस 3 इंटू 2 सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री होता है 1/cos 60 डिग्री यानी कि 2 इंटू सेक 60 डिग्री अगेन 1/cos 60 डिग्री यानी कि 2 इंटू टेन 60 डिग्री जो कि हमें मिलेगा √3 के बराबर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है dy/dx। हमें मिल रहा है 9/4 3/4 3/4 इंटू 3 कितना हो गया 9/4 इंटू 2 तो ये हो गया 9/8 माइनस 2 टू द 4 टू द 8 3 द 24 इंटू √3 है कि नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 9 माइनस 4 8 जा 32 3 ऊपर 2 8 जा 16 3 19 192 √3 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी से मैच खाता हुआ ऑप्शन। लेट्स टिक मार्क इट। ये क्वेश्चन दे रखा था बच्चों उसी सेम पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमें इन सब ऑप्शंस में चुनना है। क्या आप जानते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस क्या होती हैं? एज फार एज आई नो हमने ये पढ़ा है कि x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा जा सकता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at लिखा जा सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax लिखा जा सकता है। ये तीन इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस होती हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, जिस भी एक्सप्रेशन में मुझे मिल जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी टी। तो यहाँ से ये टी क्यूब बन जाएगा, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टी क्यूब आएगा कि नहीं आएगा एक्सप्रेशन में? तो बच्चा लोग ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। चेक हो गया, यहीं से चेक हो गया, ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं ये देखूं, यहाँ पर देखूं तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी बाई बी। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बिल्कुल ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच करता है कि नहीं करता? तो पॉसिबली दिस इज एन आंसर फॉर अस इन दिस क्वेश्चन। हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट वाज वन सिंगल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब एक कॉम्बैट 9th मई के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12.2 प्लस माइनस 0.7 मीटर इन टाइम दिस यूनिफॉर्मली, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार विद इन एरर लिमिट्स। ठीक है भैया, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, किसी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो क्या हम बोलते हैं कि वेलोसिटी होती है x अपॉन टी। अगर वेलोसिटी x अपॉन टी होती है तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमें एरर लिखना है, देखो 12.2 डिवाइडेड बाय टाइम, 12.2 इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 2.4। तो अगर मैं इसको निकालूं कितना आएगा? ये कितना आ रहा है यहाँ से हमारे? ये कैलकुलेशन आता है अराउंड 5.08 के बराबर मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? और अगर हमें चाहिए डेल वी बाई वी कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल टी बाई टी। ठीक है, डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल एक्स कितना था 0.7 डिवाइडेड बाई 12.2 प्लस डेल टी कितना था 0.3 डिवाइडेड बाई 2.4। जैसे ही हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें यहाँ से डेल वी की वैल्यू मिल जाएगी, और डेल वी की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम हियर, वी की वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं, और डेल वी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर मुझे मिलता है 0.18 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो नई वेलोसिटी होगी कैलकुलेट जो हमने की है वो 5.08 या फिर 5.1 प्लस माइनस 0.18, ये डेल वी इन दोनों को ऐड करके लिखी जाएगी, और इसका मतलब हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 5.1 प्लस माइनस 0.18। ठीक है, अब ये जो सामने फिगर है, दैट फिगर इज शोइंग द वेक्टर्स
A, B and C where R is the midpoint of PQ, then which of the following is correct? हमें A, B और C को रिलेट करना है, जबकि हमें दे रखा है कि भाई R मिड पॉइंट है PQ का. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? कैसे हम इसको करेंगे? देखो, क्या हम लिख सकते हैं? वेक्टर ए, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए प्लस पी आर वेक्टर क्या हमें देता है? सी वेक्टर. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से सी वेक्टर मतलब वेक्टर ए प्लस पी आर वेक्टर, वो हमें देता है सी वेक्टर. और क्या हमें मिलेगा? वेक्टर बी प्लस क्यू आर वेक्टर, क्या ये भी हमें देता है सी वेक्टर? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको और इसको ऐड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल्स टू 2c वेक्टर. पर एक बात बताओ, क्या पी आर और आर क्यू मैग्नीट्यूड में बराबर थे? क्योंकि आर तो मिड पॉइंट है, तो लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर. अब पी आर का जो डायरेक्शन है वो आर क्यू का डायरेक्शन होगा, बट क्यू आर का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया ना. इसीलिए हम बोल सकते हैं पी आर वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ क्यू आर वेक्टर है. और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये नेट आएगा 0. तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आना चाहिए 2c वेक्टर के बराबर. यानी कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. इज दैट क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम का टारगेट है 22. ठीक है, पहले हमने जो लिया था वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जिनका टारगेट था 23, है कि नहीं? तो अब टारगेट है 22, उसके लिए हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं डेमो सैंपल, जो कॉम्बैट 23rd मई के एग्जाम में आए हैं. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, if a conducting sphere of radius r is charged to a potential of v volt, then the electric field at a distance small r from center of sphere would be कितना होगा? देखो, अगर मुझे पोटेंशियल के बारे में कुछ बताना है, पोटेंशियल के बारे में अगर मैं कुछ कहता हूँ, कैन आई से कि v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इज दैट क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, अगर ये लिखा होगा, क्या हम बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलनी है तो हम क्या बोलते हैं जनरली? हमारा जनरल फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो अगर हम ये बोलते हैं तो क्या हमें यहाँ से के क्यू की वैल्यू वी आर लिखने में फ्रीडम मिलेगी? पहली इक्वेशन की हेल्प से हम के क्यू को वी आर लिख सकते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह वी आर बाय आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं. अच्छा, एक बात और, हमने यहाँ पे जो रेडियस लिखी है इसको आप कंफ्यूज ना करें, ये रेडियस मैंने लिखी है स्मॉल आर. ठीक है, कंफ्यूज ना हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर था और ये रेडियस स्मॉल आर वाली रेडियस थी. तो क्या हमारा एक्सप्रेशन बनता है कैपिटल वी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर स्क्वायर? बनता है कि नहीं बनता? इसका मतलब हमारा यहाँ का ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान था ये, बस सब्सटीट्यूशन हमको लगाना था पोटेंशियल वाले फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला को यूज करके, है कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन वी विल सम इट अप. तो पोटेंशियल फॉर अ फील्ड हमको दे रखा है v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर हमको दे रखा है, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिजाइन हमको दे रखी है कि भाई ये ग्राफ हो सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर एक्स वाई पे मैं उनको ड्रॉ करता हूँ. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना हो, यानी कि ई एक्स अगर हमें ये बताना है तो हम बोल सकते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप. क्या मैं ये बता पाऊंगा? तो अगर ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमें दिया है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ माइनस 2x आई कैप. और सिमिलरली, बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश का सिमिलरली,
कम लिखना पड़ता है उसकी वजह से। सिमिलरली हम बोल सकते हैं माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप, और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 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 प्लस 2y जे कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था x के लिए और ये था y के लिए। अब हमने दोनों कंपोनेंट अगर लिख लिए हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट। मैग्नीट्यूड वाइज क्या ये लिखा जा सकता है, बोलो बच्चा। अगर हम ये लिख सकते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन इक्वेशन बनती है क्या बनती है यहाँ पे, माइनस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड की तो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम ये लिखते हैं तो जो मेरा ग्राफ है कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, e is equals to twice of under root x square plus y square. If x tends to infinity, e tends to infinity. If y tends to infinity, e tends to infinity. मतलब ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलस जैसा दिखने वाला ग्राफ। क्या हम इस इक्वेशन से अंदाजा लगा सकते हैं, देख लीजिए आप। इज दैट क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों हमने ये देखा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एडवांस लेवल ऐसा कुछ भी नहीं, दे आर सिंपल एंड वेरी बेसिक। तो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान अनअकैडमी कॉम्बैट में अच्छा स्कोर करना। बस आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। और जहां आपके फायदे की चीज आपको नजर आए, अगर आपके पैसे बच सकते हैं तो क्यों ना बच्चों हम उसके लिए एफर्ट दें और अपने पैसे बचाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि हम अपने किसी भी टेस्ट में, नॉट ओनली इन कॉम्बैट, किसी भी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय बच्चा लोग।